Good morning, students. Today we are going to start the third lecture of solution chapter. मैं बता दूं कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा था। सेकेंड लेक्चर हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ा था और मैंने बोला था कि हेनरीज लॉ के बाद हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। सो let us start. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहले ये समझना होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन की एक खास तरह की प्रॉपर्टी है वो होती क्या है। सॉल्यूशन में किस तरह की प्रॉपर्टी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। एक सॉल्यूशन अगर हम बनाते हैं पानी और चीनी का, दूसरा सॉल्यूशन बनाते हैं पानी और नमक का, और तीसरा सॉल्यूशन बनाते हैं पानी और लेमन जूस का। इन तीनों सॉल्यूशंस को अगर टेस्ट करके देखा जाए तो एक मीठा, एक नमकीन और एक खट्टा लगेगा। मतलब टेस्ट is a property of solution which depends on the nature of solute. उसी तरह कुछ ऐसे भी सॉल्यूट्स होते हैं जो कलर्ड होते हैं, अगर उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन कलर्ड अपीयर होगा। तो कलर, टेस्ट, स्मेल, ये सभी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज इन्हीं सॉल्यूशंस में होती हैं जो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन इस पर डिपेंड करता है, और ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर लें। ऑल दोज properties of a solution which depend only upon, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, only upon the number of particles of solute and are quite independent of the nature of solute। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करने जा रहा है। नेचर ऑफ सॉल्यूट से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? चूंकि नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड होने वाली प्रॉपर्टीज को फिजिकली सेंस करना बहुत सरल है, डे टू डे लाइफ में हम लोग करते हैं, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली फिजिकली ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। और सबसे पहले हम लोग उन प्रॉपर्टीज के बारे में जरा जान लें, फिर देखेंगे कि उनको भी कैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो there are four colligative properties. सबसे पहले इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नाम जान लेते हैं
और उनका एक्सप्रेशन जान लेते हैं कि उनको किन सिंबल्स के थ्रू हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर का तुलनात्मक कितना उसमें डिक्रीज हुआ, रिलेटिव है। यहां पर देखिए, अगर P नॉट माइनस P कहें तो ये सिर्फ लोअरिंग कहलाएगा, लेकिन अगर उसको विथ रिस्पेक्ट टू P नॉट ले लिए तो ये रिलेटिव लोअरिंग हो गया। इसी को एक और सिंबल के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा P अपॉन P नॉट। आगे हम लोग जानेंगे कि ये P नॉट क्या है, P किसका प्रेशर है। नंबर 2, ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसको हम लोग पाई के द्वारा डिनोट करते हैं। नंबर 3, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, एलिवेट हो जाना, और इसको हम डेल्टा टीबी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रहे यहां पर टीबी में बी स्मॉल लेटर में होना चाहिए, क्योंकि बी को अगर आपने कैपिटल में लिख दिया तो वो बॉइल्स टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा, न कि बॉइलिंग पॉइंट को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। तो यही 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करेंगे। एक बार और समझ लें ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक बेसिक मीनिंग क्या हुआ। पहला जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये कहता है कि अगर कोई सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर सॉल्वेंट का अपना जो वेपर्स का प्रेशर होगा वो एक हाईएस्ट प्रेशर होता है एट ए गिवन टेम्परेचर, लेकिन जैसे ही उसमें सम अमाउंट ऑफ एनी सॉल्यूट डिसॉल्व करते हो तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है उसी टेम्परेचर पर। टेम्परेचर में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। जैसे प्योर वाटर की बात करें, 100 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर हम जानते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब वाटर का वेपर प्रेशर यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो चुका होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm लिया जाएगा, मीन्स 760 mm of Hg, दैट इज द P नॉट। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर ही अगर उस वाटर में हम कुछ चीनी या नमक डिसॉल्व कर दें, 1 चम्मच 2 चम्मच जितना भी आप चाहें, और उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पर अब देखेंगे कि उसका वेपर प्रेशर 760 mm of Hg से लोअर हो गया, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया। इसका मतलब जो वाटर प्योर स्टेट में 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा था, अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना उसका बंद हो जाएगा। अब उसको और हायर टेम्परेचर चाहिए, तभी जाकर वो बॉयल होगा। इसका अर्थ है कि उसका वेपर प्रेशर पहले से कम हो गया और उसी को P कह रहे हैं। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए ऑस्मोसिस का हमें नॉलेज होना चाहिए, ऑस्मोसिस क्या है, और उसी से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे। हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर को, चूंकि ये भी अ काइंड ऑफ प्रेशर है, पर इसको हम लोग P से नहीं बल्कि पाई से डिनोट कर रहे हैं।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जब भी किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और जब किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और फर्दर डिक्रीज कर जाता है, इसलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिखा गया है। तो सबसे पहला पार्ट है रॉल्ड्स लॉ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेट अस स्टार्ट विथ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को वेल एक्सप्लेन किया था रॉल्ट नाम के साइंटिस्ट ने, और उन्होंने अपना लॉ भी दिया जिसको हम रॉल्ड्स लॉ कहते हैं। So we are going to start relative lowering in vapor pressure। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना होगा, रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ ही हमें समझाएगा कि कैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। तो टू स्टार्ट विथ रॉल्ड्स लॉ। Rolle's law will explain this property। तो ये तो एक खास बात हो गई। दूसरी खास बात, Rolle's law is applicable in case of ideal solutions। जबकि आइडियल सॉल्यूशन होना अपने आप में एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन तो होता नहीं है। हाँ, हमारे पास जो प्रैक्टिकली सॉल्यूशंस होते हैं वो अप्रोचिंग टू आइडियलिटी होते हैं, इसलिए हम लोग ये भी देखेंगे। तो फिर रॉल्ड्स लॉ अगर आइडियल सॉल्यूशंस पर ही अप्लाई हो रहा है तो अदर जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जो हम लोग बनाते हैं उन पर क्या रॉल्ड्स लॉ लगा सकते हैं, और अगर लगा सकते हैं तो कैसे लगाएंगे। तो यहां पर आइडियल सॉल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट लेना होगा। तो सबसे पहले रॉल्ड्स लॉ क्या है, इसको अप्लाई कैसे करना है, इस चीज को समझने से पहले हम लोग आइडियल सॉल्यूशन समझ लें, फिर रॉल्ड्स लॉ की ओर चलेंगे। Ideal solution. Ideal solution is a kind of solution which when prepared by mixing the solute and solvent, no transfer of heat takes place in between system and surrounding, and that is the reason why there is absolutely no change in its volume। ऐसा अगर सॉल्यूशन हो तो इसको आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना होगा इसको समझने के लिए। आइडियल सॉल्यूशन का मैं कंडीशन लिख रहा हूं।
इसको कहते हैं इंथाल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इंथाल्पी। आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में इंथाल्पी समझ चुके हैं। इंथाल्पी मीन्स हीट, तो हीट ऑफ मिक्सिंग या इंथाल्पी ऑफ मिक्सिंग कहते हैं इसको। और ये क्या होना चाहिए फॉर अ सॉल्यूशन? 0। दूसरी बात, वी मिक्सिंग लिखा गया है, ये भी 0 होना चाहिए। इसको हम पढ़ेंगे क्या? वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। ये दो चीजें, दो पैरामीटर्स अगर 0 हैं तो हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन आइडियल है। आइए इन दोनों का मतलब समझा दूं आपको। देखो, सॉल्यूट जब अलग है, सॉल्वेंट अलग है। सॉल्यूट की इंथाल्पी अगर A है, या न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं, सॉल्यूट की इंथाल्पी अगर 10 है, 10 कैलोरी, और सॉल्वेंट की इंथाल्पी है 90 कैलोरी, और जब उस सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स किया गया, मिक्स करने पर जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, उस सॉल्यूशन की इंथाल्पी अगर पता की जाए और वो अगर 10 + 90 एग्जैक्टली इक्वल टू 100 है, तो हम बोलेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड किया तो उनकी इंथाल्पी ऐड हो गई, और इसीलिए सॉल्यूशन की इंथाल्पी कितनी है? 100। इसका मतलब साफ है कि ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट न इंथाल्पी इंक्रीज हुई और न इंथाल्पी डिक्रीज हुई। इसका अर्थ है कि सराउंडिंग से कोई हीट न तो लिया गया और न ही सिस्टम ने सराउंडिंग को कोई हीट रिलीज किया, तभी तो 10 + 90 = एग्जैक्टली 100 कैलोरी बना। और उसी तरह अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, सपोज करो कि 2 ml वॉल्यूम है सॉल्यूट का और 40 ml वॉल्यूम है सॉल्वेंट का, तो जो सॉल्यूशन बन रहा है, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम एग्जैक्टली 42 ml है, तो हम कहेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिसॉल्व किया, मिलाया एक दूसरे में, और मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम जो नेट अपीयर होना चाहिए था, जो आइडियली एक्सपेक्टेड वैल्यू था, वही एग्जैक्टली अपीयर हो रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम में न ही कोई इंक्रीज हुआ और न ही कोई डिक्रीज हुआ। दैट इज द रीजन वाई डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो 0। अगर मान लो कि 2 ml और 40 ml सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्स किया और 45 ml वॉल्यूम आ गया सॉल्यूशन का, तो आप सोचोगे कि ये 3 ml कहां से बढ़ गया? होना चाहिए था 42 ml, हो रहा है 45 ml। इसका मतलब कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर रहे थे, डिसॉल्व कर रहे थे, उस दौरान सिस्टम में ओवरऑल एक एक्सपेंशन भी हो रहा था। शायद इसीलिए वॉल्यूम जो है 42 जो होना चाहिए था आइडियली, वो बढ़कर 45 हो गया। तो वहां पर हम बोलेंगे कि ये आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर रहा है। उस डेविएशन के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल आइडियल सॉल्यूशन को इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हम लोग आगे देखेंगे, और उस ग्राफ को देखने से पहले हम लोग जरा रॉल्ड्स लॉ समझ लें कि ये रॉल्ड्स लॉ क्या है। रॉल्ड्स लॉ, रॉल्ड्स लॉ ये बतलाता है कि अगर दो कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट A एंड B, अगर इनको मान लिया जाए तो इन दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उस सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन से A और B दोनों वेपोराइज होंगे। दोनों का एक अगर क्लोज कंटेनर है और एम्प्टी स्पेस को वैक्यूम कर दिया गया है,
जो एयर वाला स्पेस था वो एयर को हटा दिया जाए, टी टेम्परेचर पर सॉल्यूशन रखा गया है, तो दोनों के वेपर्स निकलेंगे और एक इक्विलिब्रियम वहां पर एस्टेब्लिश होगा। और उस इक्विलिब्रियम पर उन्होंने बोला किसी भी एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उस कंपोनेंट के सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसी बात को हम लोग यहां पर पहले नोट डाउन कर लें। In case of a solution containing non-electrolyte solute, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन केस ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ one component is directly proportional to its mole fraction in liquid solution। सबसे पहले ये बता दूं नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट टर्म यहां पर क्यों रखा गया है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि एक ऐसा सॉल्यूट हम यूज कर रहे हैं जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर नाइदर डिसोसिएट होता हो नॉर एसोसिएट होता हो। जैसे अगर आप NaCl को पानी में डिसॉल्व करो तो क्या होगा, बाहर में तो वो NaCl है लेकिन जैसे ही पानी में डिसॉल्व होगा देयर इज नो NaCl। Na प्लस आयन एक फ्री पार्टिकल के रूप में एग्जिस्ट करेगा, Cl माइनस आयन एक अनदर फ्री पार्टिकल के रूप में एग्जिस्ट करेगा। इस तरह से ये दो पार्टिकल्स में स्प्लिट कर जाता है सॉल्यूशन में, तो ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। यहां पर क्या होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जिस तरह कुछ चीजें डिसॉल्व करने के बाद सुटेबल सॉल्वेंट में अगर डिसोसिएट होती हैं, तो ऐसी भी कुछ चीजें होती हैं जो सॉल्वेंट में जाने पर उनके कुछ मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं। मतलब चंद मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट होकर एक लार्जर मॉलिक्यूल, लार्जर सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में बिहेव करने लगते हैं। तो यहां पर न डिसोसिएशन होना चाहिए सॉल्यूट में और न एसोसिएशन होना चाहिए। इसी को एक्सप्रेस करने के लिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट टर्म डाला गया है। तो ये रॉल्स लॉ। एक और बात यहां पर अब जान लें, रॉल्स लॉ एक्चुअली है क्या। ये हेनरीज लॉ का ही एक्सटेंशन है। हेनरीज लॉ से ही या कहो उसी के थीम को लेकर यह ओरिजिनेट हुआ है। तो हेनरीज लॉ था गैस के डिसोल्यूशन को एक्सप्रेस करता था, रॉल्स लॉ जो है सॉलिड और लिक्विड के डिसोल्यूशन को एक्सप्रेस करता है किसी लिक्विड सॉल्वेंट में। तो इसलिए हेनरीज लॉ की तरह ही इसका भी एक्सप्रेशन होगा। और इसको अब मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोग लिखने की कोशिश करें। मैथमेटिकल टर्म देने से पहले इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया जाए। ये एक क्लोज्ड कंटेनर हमने लिया है और इस क्लोज्ड कंटेनर में सर्टेन
पार्ट एक सुटेबल सॉल्वेंट डाल दिया, कोई भी लिक्विड आप डाल सकते हैं, मान लो हमने वाटर ही ले लिया। ऊपर का पार्ट खाली है, इसमें एयर होगा, उस एयर को सक करके बाहर निकाल दीजिए, वो हो जाना चाहिए वैक्यूम पूरी तरह से। तो यहां पर वैक्यूम, वैक्यूम कब? इनिशियली, मतलब जिस वक्त हम सॉल्यूशन को प्लेस कर रहे हैं इस कंटेनर में, उस वक्त ऊपर का जो खाली हिस्सा है उसको वैक्यूम कर लेंगे। यहां पर A प्लस B का ये सॉल्यूशन है, दिस इज लिक्विड सॉल्यूशन जो A और B के मिलने से बना है। तो जाहिर सी बात है कि A का अपना कुछ मोल होगा, उसको हम लोग Na के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें, B का अपना कुछ मोल होगा, उसको Nb के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें। तो इस तरह से A का मोल फ्रैक्शन XA और B का मोल फ्रैक्शन XB। अब क्या होता है कि ये पूरा जो सिस्टम है वो टेम्परेचर T पर रखा हुआ है, पूरा सिस्टम टेम्परेचर T पर रखा हुआ है। अब T टेम्परेचर पर चूंकि ऊपर वैक्यूम है, तो आप लिक्विड की प्रॉपर्टी जानते हो, यहां लिक्विड से पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे, A और B दोनों के ही पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे। ये वेपोराइजेशन इज टेकिंग प्लेस, और जब ऊपर कुछ वेपर्स बन जाएंगे तो बनने के बाद वहां से कंडेंसेशन भी स्टार्ट होगा। आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ वेपोराइजेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, क्योंकि शुरू में तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज़्यादा रहेगा और रेट ऑफ कंडेंसेशन टेंड्स टू 0 होगा। धीरे धीरे रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम होने लगेगा और रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज करेगा। एक समय आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे, एंड दिस इज द केस ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रिया। सो दिस इज द इवेपोरेशन इक्विलिब्रिया, और इवेपोरेशन इक्विलिब्रिया में अब A और B यहां भी आ चुके हैं, मतलब वेपर स्टेट में भी। यहां पर A का पार्शियल प्रेशर PA अगर हम डिनोट कर लें, और B का अपना कुछ पार्शियल प्रेशर होगा जिसको PB लिख दें। A का यहां भी मोल फ्रैक्शन होगा, इसको X' A लिख रहे हैं, और B का मोल फ्रैक्शन X' B। ध्यान रहे, मोल फ्रैक्शन जो गैसियस स्टेट में उसमें हमने डैश लगा दिया, जो लिक्विड स्टेट में है वो सिंपली लिखा गया है। तो अगर कहीं पर X से लिखा जाए तो आप समझो सॉल्यूशन में A का मोल फ्रैक्शन बोला जा रहा है, X' से लिख दिए, इसका मतलब कि गैसियस स्टेट में उसका मोल फ्रैक्शन बोला जा रहा है। तो अब इससे हम रॉल्स लॉ को यहां पर डिनोट करने की कोशिश करेंगे। रॉल्स लॉ के अनुसार अगर हम कंपोनेंट A की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A is directly proportional to its mole fraction in the liquid state, that is XA. तो PA is directly proportional to XA, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, PA इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में P0A लेते हैं इनटू XA। उसी तरह अगर कंपोनेंट B की बात करें तो कंपोनेंट B के लिए PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, और यहां भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे तो PB इज इक्वल टू P0B इनटू XB। सो ये हो गया हमारा रॉल्स लॉ का बेसिक एक्सप्रेशन।
पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम इन दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन को आप ले लीजिए और उससे चल सकते हैं। पहला एक्सप्रेशन भी ले सकते हैं, दूसरा एक्सप्रेशन भी। हाँ, यहां पर पी नॉट ए क्या है और पी ए क्या है ये लिख दे। पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या कहेंगे इसको, वेपर प्रेशर ऑफ ए in its pure state। किस टेम्परेचर पर, टी टेम्परेचर पर। और इसी प्रकार पी नॉट बी क्या है, it is the vapor pressure of B in its pure state। तो P नॉट ए और P नॉट बी यहां क्लियर हो गया। पी ए और पी बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, और उसी प्रकार पी बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। मतलब पी ए जो है ए का पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूशन में, और पी बी का पार्शियल प्रेशर है नॉट इन द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के ऊपर के स्पेस में जो प्रेशर क्रिएट हुआ है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि पी ए और पी बी, ए और बी का रेस्पेक्टिवली पार्शियल प्रेशर है जो वहां इक्विलिब्रियम में अपीयर हो रहा है। तो अब इसी एक्सप्रेशन से हम लोग चलें। लेट अस टेक, हम इन दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो इस एक्सप्रेशन को जरा हम मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। रॉल्स लॉ का ये एक्सप्रेशन तो है ही, इसी एक्सप्रेशन को जरा हम दूसरे रूप में मॉडिफाई कर रहे हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम दोनों तरफ 1 माइनस लगा दें, मीन्स 1 माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, ऐसा लिखा जा सकता है। देयरफॉर पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये देखिए आ गया एक्सप्रेशन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। दिस इज इक्वल टू एक्स बी। तो ये मॉडिफिकेशन क्यों किया गया, ये मॉडिफिकेशन हम लोगों ने इसलिए किया ताकि रॉल्स लॉ को एक तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफाइन किए हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखा गया है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब हम रॉल्स लॉ को दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं।
In other words, we can say that, दूसरे शब्दों में रॉल्स लॉ को हम क्या कह सकते हैं? In case of a solution containing non-electrolyte solute, the relative lowering in vapor pressure of any one component, जैसा कि हम लोग यहां पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ए का लिए हैं, उसी तरह अगर यहां पर बी लेते तो यहां पर मोल फ्रैक्शन किसका होता? ए का। तो उसी बात को यहां लिख रहे हैं कि द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एनी वन कंपोनेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द mole fraction of another component, mole fraction of another component। तो ये रॉल्स लॉ को हम लोगों ने एक दूसरे तरीके से डिफाइन किया। तो यहां पर हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन का एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया डेवलप किया। उसके बाद आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ अभी यहां पर छोड़ दिया, क्योंकि इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें रॉल्स लॉ को समझना जरूरी था। रॉल्स लॉ का एक्सप्रेशन अब आपके सामने है। तो अब इस एक्सप्रेशन के आधार पर हम लोग आइडियल गैस का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से इन सबको क्लीन कर लेते हैं और तब आइडियल गैस के आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ से स्टार्ट किया जाए, और अब आप उस ग्राफ को अच्छी तरह समझ भी पाएंगे। ये मैं एक वाई एक्सिस लिया, ये एक्स एक्सिस हुआ, और ये एक दूसरा वाई एक्सिस लिया। दोनों वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर लिया गया है, और यहां एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं। ये देखिए, मोल फ्रैक्शन के साथ हमने दोनों साइड एरो डाला है, मतलब बोथ साइड वो इंक्रीजिंग होगा। इधर भी इंक्रीज करेगा और इधर भी। कैसे, वो देखेंगे। यहां पर दो ओरिजिन हम लोगों को मिल गया। ठीक है, अब समझो, इस वाई एक्सिस पर बात कर रहे हैं कि सपोज यहां पर लिखा हुआ है XA इज इक्वल टू 0,
और एक्स बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि किसी भी कंडीशन के लिए एक्स ए और एक्स बी, चूंकि यही दो कंपोनेंट सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा, ऑलवेज 1 होना चाहिए। तो एक्स ए 0 का मतलब क्या हुआ, ए यहां पर है ही नहीं, सिर्फ बी है, 100% बी लिया गया है, तो बी के लिए ये ओरिजिन काम कर रहा है, बी का हाईएस्ट वैल्यू है यहां पर, और बी का जब हाईएस्ट वैल्यू है, या दूसरे शब्दों में कहें बी प्योर स्टेट में है, तो बी का वेपर प्रेशर भी यहां पर प्योर स्टेट में सबसे हाईएस्ट होगा। तो मान लीजिए यहां पर इसका वेपर प्रेशर है, तो इस वेपर प्रेशर को क्या हम P0 भी लिख सकते हैं? P0 भी इज द वेपर प्रेशर ऑफ बी इन इट्स प्योर स्टेट। और यहां पर XA 0 से बढ़ता हुआ इस तरफ आता है, और यहां पर XA का वैल्यू हाईएस्ट हो जाता है, दैट इज 1। अगर XA 1 हो गया तो XB यहां पर क्या होगा, 0। तो यहां पर प्योर स्टेट A का है, और A का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर मान लो हमने इतना लिया, तो दिस कैन बी रिटेन एज P0 A। ये हुआ P0 B और ये हुआ P0 A। अब ये एक स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है, B में जब A जैसे जैसे मिक्स करना शुरू किया, वैसे वैसे B का वेपर प्रेशर डाउन होने लगा। देखिए A 0 था यहां पर, मतलब A बिल्कुल मिक्स नहीं किया गया था। यहां से जैसे ही आगे बढ़ेंगे A का कुछ, XA का कुछ वैल्यू आ जाएगा, इसका मतलब A की थोड़ी सी मात्रा मिलाई गई, तो यहां भी पार्शियल वेपर प्रेशर जो था वो घटने लगा, पार्शियल प्रेशर PB आ गया, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और घटता जा रहा है। और उसी प्रकार ये यहां तक जा रहा है, ये A में B मिक्स कर रहे हैं, तो A का पार्शियल प्रेशर घटता चला जा रहा है, वेपर प्रेशर। और अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम अटैच कर दें, तो ये हो गया सॉल्यूशन का ग्राफ। इसका मतलब यहां पर ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूशन लिख दिया, और सॉल्यूशन किस चीज से बना है, A प्लस B से। दिस इज, इसको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज PA। तो एक काम करते हैं, A प्लस B लिखने से अच्छा है इसको PA प्लस PB लिख दें, ज़्यादा अच्छा होगा। और सॉरी, ये हो गया PA का, और ये हो गया PB का, अलग अलग मोल फ्रैक्शंस पर। अब इसमें कोई भी एक पॉइंट आप रैंडमली सॉल्यूशन में सेलेक्ट कर लो, जैसे हमने मान लो इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया, सपोज दिस पॉइंट, ये सॉल्यूशन के ग्राफ पर हमने पॉइंट सेलेक्ट किया है। अब यहां से पैरेलल टू वाई एक्सिस एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सिस पर। तो हम डॉटेड लाइन से इसको एक्स एक्सिस पर लाते हैं। तो अब देखो, इस ग्राफ को यहां पर कट किया, इस ग्राफ को यहां पर कट किया, और इसको यहां पर। अगर हम इनका नाम दे दें A, B, C एंड D, ये 4 पॉइंट्स हैं। तो अब बताइए PA को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए जरा ग्राफ में, BD इज रिप्रेजेंटिंग PA एंड
पीबी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बी का ग्राफ ये है, तो ये ग्राफ में यहां पर कट किया है, इसका मतलब CD इज रिप्रेजेंटिंग PB। और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है AD, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू PA प्लस PB। देयरफॉर PA क्या था? BD प्लस PB था CD। These two must be equal to AD। और ये रिलेशन सॉल्यूशन पर आप कोई भी पॉइंट एज्यूम करते हो उसके लिए वैलिड है। तो ये ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। दिस इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन, and this entire graph is taken at temperature T। एक फिक्स टेम्परेचर पर, जिस पर सॉल्यूट था, जिस पर सॉल्वेंट था, जिस पर दोनों को आपने मिलाकर सॉल्यूशन बनाया, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ आप समझ पा रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन, परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन का ये ग्राफ है, और परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन वास्तव में एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब देखिए परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन कैसे हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में एज्यूम करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन बना नहीं सकते। परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं, पर उसको अप्रोच तो किया जा सकता है। और अप्रोच कैसे करेंगे? अप्रोच करने के लिए हम क्या करते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं और उसमें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डालते हैं। सॉल्यूट का अमाउंट जितना कम रहेगा, तो अगर सराउंडिंग के साथ सिस्टम हीट का एक्सचेंज करता भी है, चाहे वो हीट ले रहा हो या दे रहा हो, वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट होगा। और इस तरह हम कह सकते हैं कि देयर इज ऑलमोस्ट नो एक्सचेंज ऑफ हीट इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये चीज अगर हो जाए, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन उसका हम नाम देंगे, तो शायद उस पर सक्सेसफुली रॉल्स लॉ को अप्लाई किया जा सकता है। तो अभी हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से क्या फॉर्मूला लाया था? एज PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू XB। तो क्या हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। In case of a very dilute solution, सॉल्यूट, मान लीजिए कि यहां पर सॉल्यूट है B, तो टेंड्स टू क्या होगा? 0। दैट मीन्स NB is tending to 0. Therefore, P naught A minus PA upon P naught A is equal to NB अपॉन NA। ये रिलेशन ले सकते हैं, पर ये रिलेशन कब वैलिड होगा?
in case of a very dilute solution और वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जैसे कोई कहता है कि अगर 1 लीटर वाटर में 1 ग्राम और 2 ग्राम शुगर डिजॉल्व कर दिया, तो ये क्या हुआ? एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये इतना डाइल्यूट सॉल्यूशन है कि शायद हम उसको टेस्ट करके भी उसकी मिठास को सेंस नहीं कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूला ऑलवेज नहीं लगाना है, ये तभी लगाना है जब क्लियरली मेंशन है कि ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे कि रॉल्स लॉ आइडियल सॉल्यूशंस पर अप्लाई होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो सॉल्यूशंस हम बनाते हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करते हैं, तो फिर रॉल्स लॉ भी आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर जाएगा अगर उन सॉल्यूशंस पर हम रॉल्स लॉ को अप्लाई करें। तो आइए उस डेविएशन के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। In case of a solution showing positive deviation from Raoult's law. In case of a solution showing positive deviation from Raoult's law, इसका मतलब कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव डेविएशन होगा या फिर नेगेटिव डेविएशन होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन की अभी हम लोग बात करें, इसके लिए कंडीशंस क्या होगा? डेल्टा एच मिक्सिंग मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तभी तो पॉजिटिव होगा। एंड डेल्टा वी मिक्सिंग दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब ये दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। तो दूसरे रूप में हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एच मिक्सिंग इज पॉजिटिव एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो पॉजिटिव। अगर ये कंडीशन मिलता है तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशंस हैं। तो आइए इसका कारण समझा जाए और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे ये डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव हुआ और डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव हुआ। तो इफ A प्लस बी इज इक्वल टू सॉल्यूशन, जो हम लोग शुरू से लेकर चल रहे हैं, जिसमें A सॉल्वेंट है और B सॉल्यूट है, ऐसा मानकर चल रहे हैं। तो A प्लस बी इज इक्वल टू सॉल्यूशन, तो पॉजिटिव डेविएशन का क्या कारण होगा? हियर AB इंटरैक्शन, मतलब A और B मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरैक्शन इज पुअर और वीकर देन आइदर AA और BB इंटरैक्शंस। मतलब AB इंटरैक्शन जो होगा वो AA और BB इंटरैक्शन से कमजोर होगा। इसका अर्थ समझिए, ऐसा होने पर क्या होगा?
सपोज एक कंटेनर में सिर्फ ए रखा हुआ है, तो इसमें ए है, इसमें बी है, और इन दोनों को मिला दिया तो ये बन गया सॉल्यूशन A प्लस बी। जब इस कंटेनर में प्योर ए रखा हुआ है तो यहाँ पर सिर्फ ए के मॉलिक्यूल के ही कांटेक्ट में आ रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर सिर्फ ए इंटरैक्शन होगा। उसी तरह इस कंटेनर में जब प्योर बी रखा हुआ है तो यहाँ पर बी इंटरैक्शन ही पॉसिबल है और कोई दूसरा इंटरैक्शन नहीं होगा। लेकिन जब दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बना दिया तो यहाँ पर ए बी इंटरैक्शन तो होगा ही, साथ ही साथ यहाँ पर ए इंटरैक्शन भी होगा और बी इंटरैक्शन भी पॉसिबल है। मतलब इस सॉल्यूशन के स्टेट में इनमें 3 तरह के इंटरैक्शंस पॉसिबल हैं। अब अगर ए बी इंटरैक्शन इन दोनों इंटरैक्शन से ज़्यादा पावरफुल हो जाए तो वो नेगेटिव डेविएशन देने लगेगा, और अगर वीकर हो जाए, पुअर हो जाए तो वो पॉजिटिव डेविएशन देगा। कैसे, ये समझिए। अगर इसी कंटेनर को मैं यहाँ से क्लोज कर दूं तो याद कीजिए वो रॉल्स लॉ वाला पिक्चर। रॉल्स लॉ को हमने अप्लाई करते समय क्या किया था, एक क्लोज्ड कंटेनर लिया था और उसमें सॉल्यूशन डाला और ऊपर का पार्ट से जो एयर था उसको सक करके निकाल लिया। इनिशियली वहाँ वैक्यूम क्रिएट किया था, बाद में ए और बी के वेपर्स वहाँ पर जमा हुए और एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किए। तो ये समझिए कि ए अगर इसको क्लोज कर दिया जाए और उसको वैक्यूम कर दिया जाए तो यहाँ भी ए और बी के वेपर्स वहाँ जमा होंगे, पर चूंकि ए बी इंटरैक्शन यहाँ पर पुअर है ए और बी इंटरैक्शन से, इसका मतलब ए इज नॉट कंफर्टेबल विथ बी एंड एट द सेम टाइम बी इज ऑल्सो नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विथ ए। तो ए क्या कहता है बी को कि तुम रहो सॉल्यूशन में, आई एम नॉट फीलिंग सो कंफर्टेबल विथ यू, इसलिए मैं सॉल्यूशन को छोड़कर जा रहा हूं। और ए के पार्टिकल्स जो हैं बहुत फास्टली इवेपोरेट होकर सॉल्यूशन छोड़ के वेपर स्टेट में जाएंगे। तो बी उससे कम ईगो वाला तो नहीं है। बी कहता है कि तो तुम्हारे साथ कौन रहना चाहता है, एक काम करो तुम ही रहो सॉल्यूशन और मैं ही जाता हूं। और इस चक्कर में ए और बी दोनों के पार्टिकल्स फटाफट वेपर में जाने लगते हैं लिक्विड सॉल्यूशन को छोड़कर। इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा ये होगा कि यहाँ का जो क्लोज्ड स्पेस है इसमें जो वेपर्स कलेक्ट होंगे, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक पर्टिकुलर टी टेम्परेचर पर, उससे कहीं ज़्यादा वेपर्स यहाँ आ जाएंगे। आ रही बात समझ में? आइडियली एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा वेपर्स ए के भी और बी के भी जमा हो जाएंगे। तो इस तरह का अगर सिचुएशन बनता है तो हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव डेविएशन। ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। जितना हम एक्सपेक्ट किए उससे प्लस हुआ, उससे ज़्यादा हुआ। तो ए बी इंटरैक्शन इज पुअर देन आइदर ए और बी इंटरैक्शन। इसका नतीजा क्या होगा, हेंस escaping tendency of both A and B molecules is increased. So more
more vapors of A and B is observed at a टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर मान लेंगे यहाँ पर T, जिस पर ये पूरा फेनोमेना हो रहा है। मोर वेपर्स किसके रेस्पेक्ट में? देन द आइडियली एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो जितना टोटल प्रेशर ऊपर वेपर्स का मिलता उसकी तुलना में अभी टोटल वेपर प्रेशर हमें ज़्यादा मिलने जा रहा है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है। अब ये ज़्यादा वेपर्स, मोर इवेपोरेशन काउज हो रहा है और हीट इंक्रीज इन हीट अमाउंट अल्टीमेटली इंक्रीजेज मोर अमाउंट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसका साफ मतलब है कि ए को बी में जब मिक्स किया जा रहा था उस दौरान सिस्टम ने सराउंडिंग से भी थोड़ा हीट एब्जॉर्ब कर लिया और एक्स्ट्रा हीट आ जाने की वजह से जितना वेपराइजेशन होना चाहिए उससे ज़्यादा वेपराइजेशन हुआ। एक और बात, हीट किसी सिस्टम में अगर बढ़ता है तो हीट काउजेस एक्सपेंशन। मोस्ट ऑफ द केसेस में, सब्सटेंसेस में हीट काउजेस एक्सपेंशन। तो जो इनका इनिशियल वॉल्यूम्स था उन वॉल्यूम्स का जो सम होना चाहिए वो तो आइडियल वैल्यू देता, पर हीट आ जाने की वजह से उनके सम से ज़्यादा अब वॉल्यूम हो गया। जैसा कि मैं प्रीवियसली एग्जांपल में बताया था कि अगर एक का वॉल्यूम 2 ml है और एक का वॉल्यूम सपोज 40 ml है तो होना चाहिए 42, पर लेट अस से कि वो 45 ml हो गया। तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव डेविएशन हुआ। 3 ml वो एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो अगर एक्स्ट्रा कुछ वॉल्यूम में इंक्रीज आता है जो नेट इंक्रीज से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। तो आपको अब ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब क्या है? सिस्टम इज एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। और डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब जितना हम मिक्स कर रहे हैं उससे ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है। तो आइए अब इसका एक एग्जाम्पल देख लें और एग्जाम्पल देखने से हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि ये किन कंडीशंस में हो रहा है और उसका रूट कॉज क्या है। मतलब एक मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ठीक है, अगर कई सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो पॉजिटिव डेविएशन देते हैं तो आखिर मॉलिक्यूलर लेवल पर ऐसा क्या होता होगा कि वो मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगा। इस बात को समझने के लिए एग्जाम्पल्स लेना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में इथेनॉल प्लस एसीटोन इज इक्वल टू सॉल्यूशन। हमने दो ऑर्गेनिक लिक्विड्स लिया है, एक इथेनॉल है और दूसरा एसीटोन है। एसीटोन इज डाइमिथाइल कीटोन और ये दोनों ही वेल मिसिबल हैं, अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं, नॉन रिएक्टिव हैं आपस में अंडर रूम टेम्परेचर। तो इथेनॉल और एसीटोन आपस में मिक्स होकर एक सॉल्यूशन बना रहे हैं और ये सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला है। आइए देखें कि क्यों ऐसा करता है। सबसे पहले हम ये समझ लें कि एक बर्तन में जब प्योर इथेनॉल रखा हुआ, अभी एसीटोन नहीं मिलाए हैं, प्योर इथेनॉल है, तो वो इथेनॉल किस रूप में होगा?
एक इथेनॉल मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे इथेनॉल मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इस प्रकार बना रहा होगा। इज इट क्लियर? एंड सो ऑन, ये आगे भी बनता चला जाएगा। तो प्योर इथेनॉल एक कंटेनर में रखा हुआ है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा सिस्टम अपने आप में स्टेबल है। अब एसीटोन दूसरे कंटेनर में है, उस कंटेनर से इस कंटेनर में एसीटोन पोर करना शुरू किया, तो एसीटोन आकर मिक्स कैसे होगा? एक एसीटोन मॉलिक्यूल को बनाकर देखें। दिस इज डाइमिथाइल कीटोन, और डाइमिथाइल कीटोन में जो कार्बोनिल कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हेंस द मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल प्लेनर। ये ट्राइगोनल ट्रायंगल के शेप में मॉलिक्यूल नजर आ रहा है आपको। अब ये मॉलिक्यूल दो इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच जब होमोजेनियस मिक्सिंग होगी तो हर दो मॉलिक्यूल के बीच एसीटोन आने की कोशिश करेगा। तो एसीटोन जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच आएगा, अभी इंटर करना शुरू किया, अगर ये इंटर करता हुआ ऑक्सीजन यहाँ तक पहुँचेगा तो समझो वहाँ पहुँचने से पहले ही ये दोनों मिथाइल ग्रुप और इन दोनों इथाइल ग्रुप के बीच क्या होगा? ह्यूज इंटरैक्शन होगा, स्टेरिक क्राउडिंग जिसको केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं। और स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा होने से ये दोनों मिथाइल ग्रुप इन दोनों इथाइल ग्रुप को और दूर खिसका देंगे। आप जानते हो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ हाईली डिस्टेंस सेंसिटिव बॉन्ड, तो जरा सा इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच दूरी बढ़ी नहीं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा। तो इससे क्या होगा? सिस्टम जो पहले मोर स्टेबल था, अधिक अट्रैक्टिव फोर्सेस थे, अब अट्रैक्टिव फोर्सेस की संख्या क्या हो गई? कम हो गई, जिसकी वजह से सिस्टम अ लिटिल बिट अनस्टेबल फील करेगा। आप एक नॉर्मल सी बात जानते हैं कि लोअर द एनर्जी हायर इज द स्टेबिलिटी। तो सिस्टम अगर जितना स्टेबल पहले था उससे अब अनस्टेबल हो रहा है, तो अनस्टेबल होने के बात को वो एनर्जी वे में कैसे एक्सप्रेस करेगा? वो अपनी एनर्जी बढ़ाएगा, क्योंकि हायर द एनर्जी मोर इज द इनस्टेबिलिटी। तो एनर्जी बढ़ाएगा कैसे? वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा। फिर वही बात आ गई, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव। तो अगर बाहर से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, तो सिस्टम की हीट एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है। और ये इनस्टेबिलिटी किस वजह से आ रही है, वो यहाँ मॉलिक्यूलर लेवल पर एनालिसिस करने से पता चला कि चूंकि पहले से बने हुए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स अब ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं, जिसकी वजह से सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है। तो इसी तरह एक दूसरा एसीटोन मॉलिक्यूल यहाँ पर भी इंसर्ट होगा, यहाँ भी होगा, और कई बॉन्ड्स टूट जाएंगे। उसी तरह एक और मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल की बात कर लें। सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें इथेनॉल प्लस वाटर इज इक्वल टू सॉल्यूशन। पानी और इथेनॉल को मिलाकर सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। एंड यू विल नो दैट इथेनॉल हैज इनफाइनाइट सॉल्युबिलिटी इन वाटर और इथेनॉल इज इनफाइनाइटली सॉल्युबल इन वाटर। मतलब ये कभी भी सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचता ही नहीं। जितना पानी में जितना इथेनॉल डिसॉल्व करना आप सक्सेसफुली कर सकते हो। लेट अस सी कि ऐसा क्यों होता है और किस प्रकार ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। हम C2H5 जो यहाँ इथाइल ग्रुप लिखा गया था उसको शॉर्ट फॉर्म ET से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो इथेनॉल जब प्योर कंटेनर में रखा हुआ है
तो इस प्रकार इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं उनके बीच। सिमिलरली वाटर जब प्योर कंटेनर में रखा हुआ है तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब हम जब इन दोनों चीजों को मिलाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल दो इथेनॉल के बीच आएगा तो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल है और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच वाटर मॉलिक्यूल आ गया तो कोई बात नहीं, अब वाटर मॉलिक्यूल अपने ऑक्सीजन से इसके हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और यही वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे इथेनॉल मॉलिक्यूल के साथ जिसको इसने अलग किया था उसके ऑक्सीजन के साथ बना लिया एंड सो ऑन। मतलब आप देख रहे हो कि जितने हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं उतने ही नए हाइड्रोजन बॉन्ड बन भी जा रहे हैं। तब तो अनस्टेबिलिटी का कोई कारण नहीं बनता। सही बात है। और एक चीज देखिए, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड 3 एटम से बनता है, एक फ्लोरीन हाइड्रोजन के बीच, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच और एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच। तो अगर ऐसा होता कि पहले फ्लोरीन हाइड्रोजन का कहीं पर बॉन्ड था और अब जो नया बॉन्ड बन रहा है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, तो हमें पता है कि फ्लोरीन हाइड्रोजन के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। उसके बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इज नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तो हमें लगता कि एक पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा और एक वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, पर यहाँ पर वो बात भी नहीं है। देखिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच वाले हैं और जो नया हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच वाला है। इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी सेम है। तो और जितना हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा उतना ही नया बन भी गया। तो आखिर समझ में नहीं आता कि ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो कर रहा है। तो हम लोग सारे फैक्टर्स को तो देख लिए, पर एक और खास बात है जिस पर अभी हमारा ध्यान अभी तक नहीं गया, हम लोग डिस्कस नहीं किए। आइए उस चीज को डिस्कस करें। जिस कंटेनर में इथेनॉल मॉलिक्यूल्स थे, प्योर इथेनॉल की बात कर रहा हूं, वहां पर इथेनॉल और इथेनॉल के बीच सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। मींस ऑल मॉलिक्यूल्स वर अलाइक, एक जैसे थे, एक समान थे और समान मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ सिमिट्री एंड सिमिट्री लीड्स टू हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। उसी तरह जिस कंटेनर में प्योर वाटर था वहां भी ऑल अलाइक मॉलिक्यूल्स के अमंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा था। देयर इज अगेन सिमिट्री एंड हेंस द सिस्टम इज हाईली स्टेबल। नया जो फॉर्म हो रहा है सिस्टम दोनों को मिलाने से, वहां पर लॉस ऑफ सिमेट्री हो रही, क्योंकि यहां पर लाइक नहीं बल्कि अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। एंड द एक्सटेंट टू विच सिमेट्री डिक्रीजेस इन स्टेबिलिटी अपीयर्स। जिस हद तक सिमेट्री डिस्ट्रॉय होगी उस हद तक अनस्टेबिलिटी वहां दिखाई देगी, सिस्टम में अपीयर होगी। तो यही रीजन है जो सिस्टम को अनस्टेबल बना रहा है। और सिस्टम चाहे किसी भी रीजन से अगर अनस्टेबल हो रहा है तो वो अपनी हीट एनर्जी को बढ़ाना चाहेगा और हीट एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा। इट विल डेफिनेटली गो फॉर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ द टू कंपोनेंट्स। तो आई होप कि आप अच्छे से इन दो एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझ गए होंगे कि अगर कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है या किसी भी रीजन से सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो रही है तो वहां पर पॉजिटिव डेविएशन होगा, निश्चित होगा। इसी प्रकार अब हम लोग नेगेटिव डेविएशन को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले
जो सॉल्यूशंस पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ मतलब फ्रॉम आइडियल बिहेवियर शो कर रहे हैं, उसके लिए ग्राफ की बात कर लें कि उनका ग्राफ किस तरह से होगा। तो मैं आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ यहाँ पर बनाया हूँ। अब इसी ग्राफ में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ किस तरह से होना चाहिए। देखिए, ब्लू कलर से जो ये 3 लाइंस खींचे गए हैं, एक सॉल्यूट का, एक सॉल्वेंट का और एक सॉल्यूशन का। अब हम क्या करेंगे, हम लोग फिर से ऐसा ही ग्राफ बनाएंगे, पर ये तीनों लाइन जो स्ट्रेट लाइन है इनको स्ट्रेट ही रखेंगे, लेकिन परफेक्ट लाइन ना होकर इनको हम डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर दें। ये तीनों लाइंस को डॉटेड लाइन बना दीजिए। मतलब ये एक आइडियल पाथ को हमें सिर्फ शो करेगा कि अगर सॉल्यूशन आइडियल होता तो इसका ग्राफ यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था। अब इसी के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे कि इस ग्राफ से कितना डेविएट कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। तो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ अगर बनाना है तो इन तीनों लाइंस के जस्ट ऊपर से लूप की तरह, कर्व की तरह ग्राफ खींचना होगा। जैसे ये ग्राफ हो गया सॉल्यूशन का, ये ग्राफ हो गया बी का और ये ग्राफ हो गया ए का। तीनों देखिए ग्राफ्स इन स्ट्रेट लाइन के ऊपर से कर्व करता हुआ जा रहे हैं। उसी तरह अगर ये तीनों लाइंस के नीचे से कर्व होता हुआ ग्राफ हम खींचते तो वो नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ होता। तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। हम आइडियल का ग्राफ तो ऑलवेज खींचेंगे। अगर आइडियल का बनाना है तो उसी को स्ट्रेट लाइन, कंप्लीट लाइन के रूप में खींच दीजिए। लेकिन अगर पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो पहले आइडियल का ग्राफ डॉटेड लाइन से खींचिए और उसके बाद उनके ऊपर से कर्व होता हुआ पॉजिटिव डेविएशन के लिए और नीचे से कर्व होता हुआ नेगेटिव डेविएशन के लिए आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन दोनों का ही ग्राफ आपको समझा दिया। आइए अब नेगेटिव डेविएशन के बारे में भी हम लोग समझ लें। मैं अभी पॉजिटिव डेविएशन वाला पार्ट नहीं मिटा रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि हम इसी से आपको वो चीजें भी समझा देंगे। तो पहले केस यहां पर नोट कर ले। इन केस ऑफ a solution showing negative deviation from Rolle's law। फ्रॉम रॉल्स लॉ का मतलब क्या हुआ? फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। एक सॉल्यूशन आइडियली जैसा बिहेव करना चाहिए, अगर उसके रेस्पेक्ट में वो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसका मतलब हुआ वो रॉल्स लॉ से नेगेटिवली डेविएट कर रहा है। यहां पर पॉजिटिव डेविएशन का जो केस था, इसमें एक बात और लिख दूं, अगर परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन होता तो उसके लिए रॉल्स लॉ का क्या था एक्सप्रेशन? PA = P0A × XA। पर अब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो यहां पर क्या होगा? PA मस्ट बी ग्रेटर देन P0A ×
XA and similarly PB must be greater than P0B into XB। अब इस तरह से हो जाएगा इनका एक्सप्रेशन, माइंड इट। PA पहले इक्वल था जब आइडियल सॉल्यूशन था, जब पॉजिटिव डेविएशन शो किया तो यहां पर भी ग्रेटर देन, यहां भी ग्रेटर देन का साइन, क्योंकि जरा देखिए यहां भी ग्रेटर देन 0 था, यहां भी ग्रेटर देन 0 था। तो इस तरह से अब नेगेटिव डेविएशन की बात कर लें। नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या कंडीशन होगा? तो पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 था, नेगेटिव में लेस देन 0 हो जाएगा। डेल्टा वी मिक्सिंग भी लेस देन 0, इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग इज नेगेटिव एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज नेगेटिव। सारा इसका उल्टा होता चला जाएगा। अगर हम A प्लस बी सॉल्यूशन बनाए हैं तो यहां पर ए बी इंटरैक्शन जो डेवलप होगा वो पुअर ना होने के बजाय स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। किसकी तुलना में? आइदर AA और BB इंटरैक्शंस की तुलना में। मतलब ये जो AB इंटरैक्शन है इन दोनों इंटरैक्शन से मोर पावरफुल हो जाएगा। आप एक दिमाग लगाकर सोचो, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट रहा था, सिस्टम अनस्टेबल हो रहा था, इसका मतलब वहां इंटरैक्शन क्या हो रहा था? पुअर। जिसका मतलब अगर पहले से कोई हाइड्रोजन बॉन्ड न हो और अब नया हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा हो तो सिस्टम क्या हो जाएगा? पहले की तुलना में अब मोर स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन शो करेगा ए और बी के बीच, तो शायद यहाँ न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते होंगे और पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता होगा। लेट अस सी। तो ए बी इंटरैक्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्गर। सारा स्टेटमेंट ऐसे ही लिखा जाएगा, बस वहां पर रिवर्स कर देना है, थोड़ा सा उसका अपोजिट लिखना है। हेंस एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ बोथ ए एंड बी। एस्केपिंग टेंडेंसी की बात समझ लीजिए। जब आपने ए और बी को मिला दिया तो यहां पर चूंकि इंटरैक्शन मोर पावरफुल हो गया, तो अब ए बी के साथ पहले से भी ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा। पहले ए अकेले था तो अकेले में वो जितना कंफर्टेबल नहीं था उससे ज्यादा कंफर्टेबल अब बी के साथ वो फील कर रहा है, और वही बात बी के साथ भी हो रही है। बी जब अकेले था तो जितना कंफर्टेबल था उससे ज्यादा कंफर्टेबल ए के साथ फील कर रहा है। इसका मतलब ए और बी अब साथ रहना पसंद करते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी अब एस्केप नहीं करना चाहेगा, सिस्टम को छोड़कर वेपर स्टेट में नहीं जाना चाहेगा। पर चूंकि सॉल्यूशन जब बनाए हो तो कोई तो टेम्परेचर T होगा, तो T टेम्परेचर कुछ न कुछ लिक्विड को तो इवेपोरेट करेगा ही। वेपर्स यहाँ भी बनेंगे, निश्चित बनेंगे, पर वो वेपर की मात्रा जो होगी आइडियली एक्सपेक्टेड वैल्यू से काफ़ी कम होगी, क्योंकि एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ बोथ ए एंड बी इज डिक्रीज्ड। सो less vapors of A and B is observed at a temperature T than the ideally expected value। तो less vapors यहां पर जमा हो रहे हैं, और यहां पर भी साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव डेविएशन में जस्ट उल्टा हो जाएगा। ग्रेटर देन के बजाय लेस देन का साइन डालेंगे। मतलब इसके कंडीशंस को यहां पर नोट कर लें। शॉर्ट में मैं नोट कर देता हूं। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? नेगेटिव। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा? नेगेटिव। यहां पर PA इज लेस देन P0A इंटू XA एंड सिमिलरली PB इज लेस देन P0B इंटू XB। और यहां पर AB इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन AA और BB इंटरैक्शन। होगा ना? सारी बात आपको
पॉजिटिव डेविएशन के हिसाब से ही समझा दिया कि पॉजिटिव में अगर ये बातें हो रही तो नेगेटिव डेविएशन में जस्ट इसका उल्टा होगा। हाँ, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम लोग समझेंगे कि मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या ऐसी बात हो रही है कि सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, क्या वो वजह है जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन जो है वो मोर स्ट्रांग हो जा रहा है। तो आइए फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? ट्राइक्लोरोमीथेन, मतलब मीथेन का फॉर्मूला CH4 है, उसके 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है क्लोरीन के द्वारा, देन इट बिकम्स क्लोरोफॉर्म। और एसीटोन क्या होता है? डाइमिथाइल कीटोन, ये रहा डाइमिथाइल कीटोन। देखिए, कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन यूजुअली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कैपेबल नहीं होता है, क्योंकि कार्बन इज अ वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस। कोई भी ऐसा एटम होना चाहिए जिसमें 2 प्रॉपर्टीज हो, एक तो वेरी स्मॉल इन साइज और दूसरा वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 2 कंडीशंस अगर यहाँ पर रहने वाला एटम पूरा करे तो उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ हाइड्रोजन फुल्ली कैपेबल होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए। लेकिन कार्बन एक शर्त तो पूरा करता है, वेरी स्मॉल इन साइज, क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट है, एक्सेप्शनली स्मॉलर साइज होता है। लेकिन दूसरा पार्ट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो नहीं पूरा करता है, इसीलिए यूजुअली कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हाइड्रोजन कभी भी मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। लेकिन यहां पर कार्बन के साथ नॉर्मल केस नहीं है। जरा देखिए, क्लोरीन जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हैलोजन फैमिली, और यहां एक नहीं बल्कि 3 क्लोरीन जुड़े हैं, तो तीनों क्लोरीन अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को खींचेंगे तो समझिए कि कार्बन के पास हाई डिग्री ऑफ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और कार्बन पर एक स्ट्रॉन्ग डेल पॉजिटिव आएगा। किसी भी एटम पर जितना हाई डेल पॉजिटिव कैरेक्टर अपीयर हो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी हाई हो जाती है। तो अब देखिए, दूसरा कंडीशन जहां ये फेल कर रहा था उसको भी फुलफिल कर लिया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बन गया, स्मॉलर इन साइज तो पहले से था। अब इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कैपेबल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, तो अब इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। पर ये कब बनेगी? जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे। अलग बर्तन में अकेले क्लोरोफॉर्म रखा हुआ है तो 2 क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल के बीच कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। हाँ, ये पोलर है तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। ये भी पोलर है तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन जब अकेले रखा हुआ था तो सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन वाज द ओनली अट्रैक्टिव फोर्स मेकिंग द सिस्टम स्टेबल। बट ये दोनों जब आ गए एक सिस्टम में तो अब इनके बीच डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन तो अभी भी है, पर इसके अलावा एक नया फोर्स डेवलप हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये फोर्स क्या कर रहा है? सिस्टम को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। सिस्टम इज गेटिंग मोर स्टेबलाइज्ड बाय लूजिंग सम हीट एनर्जी, क्योंकि मोर स्टेबल होगा तो अपनी एनर्जी प्रोफाइल को वो लोअर लेवल पर ले जाना चाहेगा और इसके लिए उसको अपने अंदर से हीट सराउंडिंग को डोनेट करना पड़ेगा। मींस द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। उसी तरह
और एग्जाम्पल्स भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे नंबर 2, salt plus water, a strong acid plus water, a strong base plus water। मतलब पानी में जो चीजें वेल सॉल्युबल है, तो वेल सॉल्युबल होने का मतलब वो अगर आसानी से डिजॉल्व हो रहा है, इसका मतलब ही है कि वो सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा है, पहले से ज्यादा स्टेबल बन रहा है, और पहले से अगर ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो डेफिनेटली हीट रिलीज कर रहा होगा, और हीट रिलीज कर रहा है इसका मतलब कि वो डेफिनेटली नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब पानी में अगर हम HCl डालते हैं तो HCl को चम्मच से वहाँ डिजॉल्व नहीं करना पड़ता है, वो इमीडिएटली डिजॉल्व होता है। उसी तरह NaOH डालते हैं, वो भी डिजॉल्व होता है। सॉल्ट्स, कोई भी सॉल्ट ले, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट ले लीजिए, NaCl लेते हैं, ठीक है, NaCl का लैटिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसको टूटने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए सॉल्ट को डिजॉल्व होने में, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि चम्मच चलाएंगे तभी डिजॉल्व होगा, वो स्वतः भी डिजॉल्व हो जाएगा क्योंकि सिस्टम इज गेटिंग मोर स्टेबलाइज्ड। तो सॉल्ट्स का डिजोल्यूशन वाटर में, ये सभी नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आपने समझा अभी पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, उनका ग्राफ आपने सीखा, और इन दोनों को कंपेयर किया। किसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे थे? आइडियल सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, रॉल्स लॉ के रेस्पेक्ट में। तो रॉल्स लॉ क्या होता है ये बात समझ गए, और सॉल्यूशंस जब पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं तब रॉल्स लॉ किस तरह से डेविएट होता है, उस बात को भी हम लोगों ने यहां पर समझा। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग एजियोट्रॉप्स के बारे में जानेंगे। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, और उसका कॉन्सेप्ट भी इस रॉल्स लॉ से ही काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आपको वो समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। एंड देन ओवर वी विल गो टू नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। थैंक यू।